अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम अपने कल के चैप्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब तक के इस चैप्टर में हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं और तीसरे वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। आइए उन टॉपिक के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या होता है वो मैंने कल के लेक्चर में आपको काफ़ी डीप में जाकर के समझाने की कोशिश की थी। इकोसिस्टम के बाद इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको लेकर के एक नया टॉपिक हमने सेकेंड वाला टॉपिक को स्टडी किया था। सेकेंड टॉपिक को फिनिश करने के बाद हमने थर्ड टॉपिक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किया था और ये देखा था कि इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने से पहले उस टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे होता है और उसके कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। ये सारे फैक्टर वही थे जो अब तक हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए आए थे, जैसे रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ये सारे टॉपिक आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को आज के इस लेक्चर में हम फिनिश कर दें। आइए देखते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो टॉपिक देख रहे हैं, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये हमारे कल के टॉपिक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। जो हमने कल का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया था, आपने कल यहाँ पे देखा होगा टेक्स्ट बुक में, ये वाले टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और उसके आगे आज हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है कि अगर हम इन्वायरमेंट को अब कंजर्व करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे चल के हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि इस अर्थ पे से हमारे एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो स्टूडेंट, आजकल के टॉपिक जो है हमारे इस टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर के, इन्हें हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में कवर करने की, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक हैं कि इन टॉपिक्स पे आप कितना भी बोलते जाएं कम ही लगता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट है उनके हिसाब से चलूं और जल्द से जल्द इस चैप्टर को फिनिश करूं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं रिलेटेड टॉपिक पे ही बात करने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमने और गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिशें की हैं और कौन कौन से लॉज भी बनाए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड हमने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और हम कितने हद तक उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक होगा वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होगा और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हॉट स्पॉट है जहाँ पर आज भी बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं और कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किए जाने लगे हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट के हिसाब से इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए डायरेक्टली नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाले पैराग्राफ पे आता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज के इस चैप्टर को हम पैराग्राफ वाइज ही फिनिश करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. There should be a large-scale participation of the people in environment conservation. It will be possible to answer the environment problems only if the environmental protection conservation becomes an effective public movement. देखिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना ऐसा किसी एक दो के लोगों के बस की बात नहीं है। जब तक एक पूरा पब्लिक मूवमेंट नहीं होता, यानी कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती, इन्वायरमेंट को हम इस तरह से कंजर्व नहीं कर सकते। हम सोचते बहुत हैं कि हाँ ये होना चाहिए, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बनाए हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम ये फैक्ट्री बंद कर देंगे, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता। तो जब तक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं आएगी, हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर सिर्फ बातचीत ही करते रह जाएंगे और वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल वर्क देखने नहीं मिलेगा। यही इन स्टार्ट की लाइंस में आपको बताया गया है। For this purpose, values like positive attitude and affection towards the environment, knowledge about it, etc. should be including among the children since their childhood.
तो आपने यहाँ पे वो लाइंस देखे स्टूडेंट कि इन सारी अवेयरनेस के लिए, आपके अंदर वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए आपके चाइल्डहुड से ही ऐसे चैप्टर्स को गवर्नमेंट ने आपकी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया है, ताकि आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातों के सुने, उनकी प्रॉब्लम को समझें और उन्हें कंजर्व करने के बारे में सोचें। तो इस पैराग्राफ में नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हमने देखा कि यहाँ पर क्या ज़रूरत थी। हम सेकेंड पैराग्राफ में देख लेते हैं, टुडे ऑल दी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़। अब ये 3 तरह की कैटेगरीज होती है। डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, जिसमें बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके एंड दूसरी हाई डेवलप कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि वो अभी भी डेवलप हो रही हैं, जिसमें हम इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूड करते हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो अब भी तो काफ़ी पीछे हैं डेवलप में, तो उन्हें हम अंडर डेवलप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई भी तरह की कैटेगरी में कोई भी कंट्रीज़ हो, आज ये सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की। किसके ऊपर है? हर एक कंट्री के ऊपर है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ भाई डेवलप कंट्रीज ही वो काम करेंगे या डेवलपिंग करेंगे या अंडर डेवलप करेंगे। तीनों को यानी कि इंटायर वर्ल्ड को मिल करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है। और इनके एफर्ट से ही उन लोगों ने ये डिफ़ाइन किया है कि फ्यूचर के अंदर हम इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व करेंगे। उन्होंने बहुत सारे प्लान्स भी बनाए हैं। हम देखते हैं कि हमारी भी गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी मीटिंग होते रहती हैं और बहुत सारे लॉज भी पास होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के बारे में सोच सकते हैं। आगे के पेजेस पे अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फिर वैसा ही मिलता जुलता टॉपिक है जो अभी हमने कवर किए। जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ही इस अर्थ पे रहते हैं। अगर हम इसको ख़राब कर चुके हैं तो ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें और इसे कंजर्व करके रखें। तो स्टूडेंट, इस वाले पैराग्राफ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे काफ़ी पहले से है और ह्यूमन बीइंग ने अपने फ़ायदे के लिए या अपने यूज़ के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन्हें इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करना चालू किया। और उसी इनडिस्क्रिमिनेशन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। और आज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो हम सबके सामने है। तो इस पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो ह्यूमन बीइंग पे मोस्टली जाती है, ज़्यादातर जाती है। इसलिए जिम्मा भी हमारा बनता है कि हम ही इसको कंजर्व करने के बारे में सोचें। तो मैंने आपके सामने इस पैराग्राफ का जो कंप्लीट एम था वो मैंने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया है। आगे के पेजेस में अगर हम देखें तो हमारे पास वो लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के अलग अलग ईयर में पास किए हैं। हम एक नज़र इन पे देख लेते हैं क्योंकि कुछ लॉज के बारे में हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाला लॉज लेफ्ट हैंड साइड पे, लॉज इनेक्टेड अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, और उसके बाद उसी के नीचे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 भी है। तो ये अलग अलग लॉज बनाए गए थे 1980 में और 86 में। अगर हम 80 के लॉज की बात करें तो देखते हैं कि इस लॉ में क्या था कि लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पज बाय दिस लॉ। यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर के अगर कोई भी लैंड को गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है तो हम उसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कंपलसरी फॉर द माइनिंग एक्टिविटीज़। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें माइनिंग एक्टिविटीज़ या दूसरी किसी एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन ग्रांट करती है तब आप उस लैंड को यूज़ कर सकते हैं। अगर और कोई भी पर्सन या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे किसी लॉ को डिसोबे करता है तो उसे 15 दिनों के लिए जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये 1980 का लॉ था इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर के, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है 1986 में, उसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या लॉ था। Purpose of this act is to control the pollution and punish the person or institutes harming the environment। अब ये पूरे environment को लेकर के था कि ज़्यादातर कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन अगर environment को हार्म कर रहा है तो उसके लिए हम क्या पनिशमेंट डिसाइड करेंगे।
एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट, उसको बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम रिलीजिंग द पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स मतलब वो चीज़ होती है जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो किसी भी पर्सन या फैक्ट्री को बंद कर दिया जा सकता है अगर वो रिलीज कर रहा है किसको, पॉल्यूटेंट को, इन एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। जितना गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपनी फैक्ट्री में किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए पर्टिकुलर सब्सटेंस की इतनी क्वांटिटी रिलीज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर रिलीज़ होगा तो आपकी फैक्ट्री पे बैन कर दिया जाएगा। द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल इज इंटाइटल्ड फॉर एंटायर 5 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन अप टू ₹1 लाख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर 5 ईयर के लिए वहाँ पर जेल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारी गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी कई रूल्स रिसेंट ईयर में भी पास हुए हैं, जैसे कि यहाँ साउंड पॉल्यूशन रूल है जो ईयर 2000 में पास हुआ था। साउंड में कितना ज़्यादा साउंड होना चाहिए आसपास के एरिया में वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998 में ये पास हुआ था। बायोमेडिकल मतलब कि हॉस्पिटल से निकलने वाला जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे कि बहुत सारे बैंडेजेस, सीरिंज और दूसरी जो हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट होते हैं, उसको किस तरह से हम क्या करेंगे, वेस्ट को मैनेज करेंगे। तो उसके लिए भी 1998 में एक जो गवर्नमेंट है उसने एक रूल पास किया है, लॉ बनाया है। ई वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग का जो रूल है वो 2011 में रिसेंटली पास हुआ था। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम किस तरह से मैनेज करेंगे उसके लिए भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए हैं। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी वाइल्ड लाइफ यानी कि खास स्पेशली फॉरेस्ट से रिलेटेड जो एनिमल होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। हम वहाँ पर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्लॉज 49A, 49B और 49C में अलग अलग जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो वहाँ पर दिखाए गए हैं। 49A की बात करें तो वहाँ पर ये था कि ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। रेयर एनिमल्स होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में बच गए हैं, उन पे कम्प्लीटली ट्रेडिंग करना, उनको यहाँ से वहाँ बेचना या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना भी बैन कर दिया गया है। एज पर क्लॉज 49B, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज़ बीन बैन। उनकी स्किन से या ऑर्गन से हम कोई भी आर्टिकल नहीं बना सकते, ये 1972 में ही बैन कर दिया गया है। इसी तरीके से 49C का भी एक क्लॉज वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस पेज पे हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि किस तरह से हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए आगे आए, और इसी लाइन में या इसी वे में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बना के रखे हैं और नए नए रूल्स भी पास होते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी में क्या रिलेशन है। उसके पहले आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं और एक पिक देख रहे हैं एक आदमी की जिसे हम फॉरेस्ट मैन का नाम देते हैं। एक्चुअल में ये स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जिसने अकेले अपने दम पर एक पूरा फॉरेस्ट बना दिया है, और इसकी जो स्टोरी है वो कई बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और हिस्ट्री चैनल और इस तरह से डिस्कवरी चैनल वगैरह पे भी दिखाया गया है। आप इसे आसानी से नेट पे ढूंढ करके इनकी पूरी स्टोरी को सुन सकते हैं कि किस तरह से एक सिंगल पर्सन अगर अपने दम पर ये ठान ले कि हमें कुछ काम करना है तो वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट भी बना सकता है। यही स्टोरी यहाँ पर इन जादव मोलाई पेंग के बारे में दिया गया है। इनका नाम फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, जादव मोलाई पेंग। आसाम से रिलेटेड है। आसाम हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है। वहाँ पर 1979 में वहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उस प्रोजेक्ट में ये पार्टिसिपेटेड थे और वहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी मोलाई ने हर दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे प्लांटेशन करते थे उस ज़मीन में, और फाइनली उन्होंने 1360 एकर्स का पूरा फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया। यानी कि 1360 एकर्स का फॉरेस्ट उन्होंने अकेले अपने दम पे 30 साल की ईयर के अंदर कंप्लीट कर दिया। हिम्मत नहीं हारी, वो रहते कहीं और थे और बैरन लैंड पे जाकर के प्लांटेशन करते थे
और ख़ुद पानी भी देते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आज वहाँ आप देख सकते हैं कि 1360 एकर्स के पूरे पीस ऑफ लैंड पे एक घना जंगल जैसा लगता है, और कई सारे एनिमल्स जो वहाँ से चले गए थे या वहाँ से ख़त्म हो गए थे, आज वो फिर वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये इनका एक हार्डवर्क था और एक ठान ली हुई बात होती है कि किस तरह से उन्होंने अकेले अपने दम पे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के बारे में सोचा। तो इनको रिस्पेक्ट करने के लिए हम उसी फॉरेस्ट को मोलाई जंगल के नाम से भी जानते हैं, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है। तो स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती है ताकि हमें भी ऐसी कुछ बातें आ सकती हैं। यहाँ पे आप लास्ट वाले लाइन में एक बात देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों के लिए, आप ज़रूर उसे पढ़ें। मैनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट अ सिंगल पर्सन इफ़ डिटरमाइंड, अगर वो सोच ले, ठान ले, कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। और यही काम जादव मोलाई ने करके दिखाया। ये हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर है। तो स्टूडेंट, ये पूरी जो स्टोरी थी उसे देखने के बाद अगर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी का एक पूरा टॉपिक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन तो आप जानते ही हैं, बायोडाइवर्सिटी मैं आपको समझा देता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है या एक ही तरह के एनिमल्स नहीं हैं, इतने डिफरेंट काइंड्स के, इतने ज़्यादा टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स हैं कि हमने अब तक उन्हें काउंट नहीं कर पाया है। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है। अब ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का भी काम है, क्योंकि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी इकोसिस्टम का पार्ट ज़रूर होता है। अब अगर इकोसिस्टम में से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। अब आप चेन ज्वाइन करिए, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिल करके क्या बनता था, इन्वायरमेंट बनता था। तो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, और फिर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो हमारे एग्जिस्टेंस पे, अर्थ पे आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से रिलेशन है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी दोनों का रिलेशन दिखता है। आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करोगे, डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, और हम अपनी लाइफ को ईजिली सस्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक है, और यहाँ 3 कैटेगरी के डाइवर्सिटी भी आपको दिखाई गई है। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। मैं आपको इनके बारे में समझा देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट नोट आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, तो आप जेनेटिक डाइवर्सिटी लिख सकते हो, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की। हम अपने आप को देखें तो ह्यूमन बीइंग एक ही स्पीशीज़ है, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग दूसरे पर्सन से अलग होता है। उनके जीन के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसी डिफरेंस को हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। जेनेटिक लेवल पे जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और इसी डिफरेंसेस को जेनेटिक डाइवर्सिटी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ के अंदर जो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, इसी डिफरेंस को जेनेटिक डाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है। खासकर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अगर हम बात करें तो हम पूरी की पूरी स्पीशीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग हो गया, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो एनिमल्स में एक हॉर्स की स्पीशीज़ है, फिर आप बोल सकते हो एलिफेंट की स्पीशीज़ है, टाइगर की स्पीशीज़ है। तो ये अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। तो आपने देखा कि कई सारी स्पीशीज़ है जिसे अब तक हम काउंट नहीं कर सके, तो इन्हीं के बेस पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को बनाया गया है। तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और ये बहुत आसान है। हम जानते हैं कि बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, और हर इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ नए नए ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो या अबायोटिक फैक्टर हो, उनका इंक्लूजन होता है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे उनका एक अलग सिस्टम चलेगा, दूसरे इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं उनका एक अलग इकोसिस्टम चलता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको दिख सकती है। तो इस तरह से इन तीनों डाइवर्सिटी को भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं।
तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक को भी हमने यहाँ पर फिनिश किया है। अब हम डाइवर्सिटी से बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है मैं वैसे ही टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन चैप्टर में दी गई है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी लाइन में इसे लेकर के चलूँ। तो अब तक हमने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से ईयर में बनाए थे। उसके बाद हमने जादव मोलाई पेंग के बारे में जो उनकी मोटिवेशनल स्टोरी थी उसको भी पढ़ा और फिर डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो 3 तरह के कैटेगरी के डाइवर्सिटीज़ थी उसको स्टडी करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा हम कौन से पेज पे हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है सैक्रेड ग्रुव्स के बारे में। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूँ ये क्या चीज़ होती है। सैक्रेड ग्रुव्स जो होता है ये ग्रुप ऑफ ट्रीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फॉर्म में हो सकता है और जिसे प्रिजर्व किया जाता है या जिसे कंजर्व किया जाता है ऑन द नेम ऑफ गॉड। यानी कि हमारे इंडिया में और ऐसे कई कंट्रीज़ में ऑन द नेम ऑफ द गॉड यानी कि ऊपर वाले के नाम पे, अल्लाह के नाम पे हम बहुत सारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, ये मान करके कि ये फॉरेस्ट और ऊपर वाले का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसलिए वहाँ के लोकल लोग उनको काटने नहीं देते और उनको बाकायदा प्रोटेक्शन करते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम सैक्रेड ग्रुव्स का नाम देते हैं। हमारे इंडिया में ये खासकर आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल सकता है और आप वेस्टर्न घाट के बारे में ज्योग्राफी में स्टडी कर रहे होंगे। जो हमारा जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला की जो स्टेट है यहाँ पर वेस्टर्न घाट का जो पार्ट वो आता है और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसमें ऐसे सैक्रेड ग्रुव्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम अगर बात करें कुछ नंबरिंग के हिसाब से तो मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रुव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। तो स्टूडेंट ऐसे 13,000 सैक्रेड ग्रुव्स इंडिया के अंदर अब तक देखे गए हैं जिसे गॉड के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर, भगवान के नाम पर हम उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एक अच्छी बात है कि अगर हम ऊपर वाले के नाम पे ही सही फॉरेस्ट को किसी तरीके से कंजर्व तो कर रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है सैक्रेड ग्रुव्स के नाम पे हम किस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगोस बने हुए हैं। ये लोगों को देख करके आपको कुछ बातें समझ में आती हैं, जैसे सेव वाटर है। फिर अगर हम साइकिल का लोगो देखें तो वहाँ पर हम सेव फ्यूल के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से ग्रीन एनर्जी के बारे में एक लोगो है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर के एक लोगो है। ऐसे लोगों से हमें आइडिया मिलता है कि हमें इन चीज़ों को सेव करना चाहिए। उसके बाद हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्ट करना चाहिए, बहुत आसान से पॉइंट है, ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा। स्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। नेशनल पार्क और सेंचुरीज को बनाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। डिक्लेयरिंग सम रीजन एज बायो रिजर्व। कुछ ऐसे इलाके को बायो रिजर्व के फॉर्म में डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर दूसरे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ना हो सके। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज़। ऐसे प्रोजेक्ट चलाना चाहिए जो स्पेशल स्पीशीज़ के बारे में होते हैं। जैसे कि कुछ सालों पहले हमारे इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था सेव टाइगर करके, जिसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। तो इस तरह से प्रोजेक्ट चला करके हम दूसरी स्पीशीज़ को भी सेव कर सकते हैं। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिक सी बात है कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना चाहिए। ऑब्जर्विंग द रूल्स। जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराती है उसको फॉलो करना चाहिए। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। और फॉरेस्ट को और एनिमल्स को या पूरे इन्वायरमेंट को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं उसके लिए हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है उसका रिकॉर्ड बना करके बच्चों में उन रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र भी करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए सारे पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इन कामों को लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंटल बेस पे हों या कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वॉलेंट्री काम करते हैं। और कुछ इंडिया के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और कुछ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वॉलेंट्री इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से काम करते हैं। इन्हीं में से हम अगर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ग्रीन पीस नाम का एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो
ऑलमोस्ट 25 लाख पीपल जो है, 25 लाख पीपल जो है 26 डिफरेंट कंट्रीज़ के वो उसके मेंबर हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर को मैं कुछ इसी तरह से स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक जैसे टॉपिक हैं। बार बार मैं इस पर जितना भी बोलूँगा आप लेक्चर को सुन करके बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक के चैप्टर में है उसे मैं यहाँ पर एक शॉर्ट व्यू में आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, और फिर वो आपका काम हो जाएगा कि उसे रीड करके एक बार और देख लें। नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माय रोल इन इन्वायरमेंट, हमारा क्या रोल बनता है। तो वही रूल एंड रेगुलेशंस है, अगर हम उनको फॉलो करें तो यहाँ पर हम अपने रोल को प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने लास्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले मैं आपको बायोडाइवर्सिटी तो समझ चुके हैं हम कि डिफरेंट काइंड की जो स्पीशीज़ होती हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। जितनी अलग अलग स्पीशीज़ होगी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब ये हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर प्लेसेस पे, पर्टिकुलर जगह पर कुछ ऐसे एनिमल्स अब बच गए हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बच गए हैं जो बाकी के अर्थ की प्लेस पे हमें देखने को नहीं मिलते, बाकी के प्लेसेस पे वो रेयर कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लेसेस हैं इस पूरे इंटायर वर्ल्ड में जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में, हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए पहले कुछ डेटा ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ वाइज देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसे रीड कर रहा हूँ। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट हैं? 34, सिर्फ 34, जिसमें से अमेजॉन रिवर बेसिन, जो आप ज्योग्राफी में ब्राज़ील के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी एक इंक्लूड किया जाता है। और उसमें से वेस्टर्न घाट जो हमारे इंडिया में है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन, उसे भी इंक्लूड किया जाता है। सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। तो ऐसे जो 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक टाइम था कि पूरे वर्ल्ड का 15.7% एरिया में ये है हॉटस्पॉट फैले हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने की वजह से वो हॉटस्पॉट छोटे होते जा रहे हैं, वो फॉरेस्ट छोटे होते जा रहे हैं। एट प्रेजेंट 86% ऑफ दी सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। तो जो 15.7% दिख रहा है ना, उसका 86%, ध्यान से आप, 15.7% एरिया एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट माना जाता था बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। अब उस 15.7% का 86% क्या हो गया है? डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब 15% का 86% डिस्ट्रॉय कर चुके हैं हम। तो ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर विथ सेंसिटिव स्पॉट। तो अब हमारे पास कितना एरिया बचा है? 2.3% एरिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इस अर्थ पे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ है। It includes 1,50,000 plants species which are 50% of the world count। तो 2.3% जो हॉटस्पॉट का जो स्पेस, सेंसिटिव स्पेस बचा हुआ है, उसके अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ पाई जाती है, और जो कि अब तक के जितने भी प्लांट की स्पीशीज़ हमने काउंट किए हैं उसका 50% है। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल डेटा की वजह से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारे पास ये जो बायोडाइवर्सिटी है या जो ये इन्वायरमेंट है, इसे कंजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 2.3% एरिया बचा हुआ है, और उस 2.3 एरिया में हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीशीज़ बाकी है। हम अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एज फार एज इंडिया इज़ कंसीडर्ड, आउट ऑफ 135 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, 85 स्पीशीज़ आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन। तो जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर 135 स्पीशीज़ में से 85 स्पीशीज़ ईस्टर्न रीजन जो हमारा आता है, यानी कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें और ईस्टर्न घाट की बात करें तो वहाँ की बात की जा रही है। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही मिलती हैं। अगर वो वेस्टर्न घाट में मिलती हैं 1500 एंडेमिक स्पीशीज़, तो दुनिया के दूसरे किसी फॉरेस्ट में वो नहीं मिलते। तो ऐसे स्पीशीज़ को एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ बोला जाएगा।
तो कितने नंबर है वो 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज। कहाँ मिलता है? सिर्फ वेस्टर्न घाट में। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द इंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। तो जितनी भी प्लांट स्पीशीज है उसमें से 50,000 क्या होता है? एंडेमिक माना गया है। तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को अगर रीड करें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसे प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हॉटस्पॉट हमको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट, हॉटस्पॉट को क्लियर करने के बाद आगे के पेज पे हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो आजकल के टाइम पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं, या जिनकी जिनके एक्सटिंक्शन को लेकर के यानी वो ख़त्म हो सकते हैं, उसको लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसे 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। थ्रेटेंड का मतलब जिनको खतरा है कि वो कुछ सालों में या आने वाले टाइम में वो उनका एक भी सिंगल इंडिविजुअल देखने को हमें नहीं मिलेगा, हम सिर्फ उसका नाम ही सुनेंगे। जिस तरह से हम सुनते हैं ना डायनासोर्स के बारे में कि कई हज़ार साल पहले वो स्पीशीज़ होती थी, आज वो ख़त्म हो गई है। तो ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज़ जो बहुत कम क्वांटिटी में बची है, यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और हम देखते हैं कि इसे किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो स्टूडेंट, अगर हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में से जो एग्जांपल्स हैं वो लायन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकन का एग्जांपल यहाँ आपके सामने। लायन टेल्ड मंकी का पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि ये वो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो होते तो मंकी हैं जिनमें लेकिन एक टेल जो हमारे लायन के जैसा दिखता है और उनका जो फेस है वो भी लायन के जैसे बाल ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर। तो ऐसी स्पीशीज़ क्या है? एंडेंजर्ड में है। इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उन्हें देखने को नहीं मिलता। या भी ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नियर फ्यूचर में अगर हम उनको कंजर्वेशन नहीं करें तो ये टोटली इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है रेयर स्पीशीज़ की। आइए देखते हैं रेयर स्पीशीज़ में एग्जांपल यहाँ रेड पांडा और मस्क डियर का दिया हुआ है। रेड पांडा की पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऐसे स्पीशीज़ हैं जिसे हम रेयर स्पीशीज़ में काउंट करते हैं। इनके जो नंबर है कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं और एंडेमिक होने की वजह से यानी ये पर्टिकुलर जगह पर मिलने की वजह से ये बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं? इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इनकी स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें रेड पांडा भी देखने नहीं मिलेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे लायन टेल्ड मंकी और रेयर स्पीशीज़ में रेड पांडा, इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़। नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। तो जैसा कि आपने देखा कि इन ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ये एनिमल ऐसे टाइप के होते हैं कि ये एंडेमिक तो नहीं होते, ये वर्ल्ड में हर ऑलमोस्ट दूसरी जगह भी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इनकी क्वांटिटी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है और नियर फ्यूचर इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो सकती है, इसलिए इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइगर और लायन का एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट चौथी कैटेगरी है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ का, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ में एग्जांपल है जायंट स्क्वेरल का, जिसे हिंदी में शेखरू के नाम से भी जाना जाता है। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड होते हैं। ये कुछ ऐसे टाइप के स्पीशीज़ होते हैं जिनका हैबिटेट बिहेवियल थोड़ा सी अलग होता है। ये फॉरेस्ट में जो जहाँ भी रहते हैं वो थोड़े से शाई टाइप के होते हैं, ये सबके सामने खुल करके नहीं रहते और इसलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अक्सर ये देखने को भी नहीं मिलते। तो जितनी भी क्वांटिटी इनकी बची होगी, अगर इसी तरीके से हम पॉल्यूशन क्रिएट करते रहे, डिफॉरेस्टेशन करते रहे, तो इन सारे एनिमल्स के स्पीशीज़ पे, उनके एक्सटिंक्शन पे सवाल अराइज होता है कि इनको देखने को नियर फ्यूचर नहीं मिलेगा। तो ये सारे स्पीशीज़ के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है, गवर्नमेंट का है। हम सब मिल करके इन सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। आगे के पेज पे अगर आप स्टूडेंट देखें तो कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के यहाँ पर दिए गए हैं, वो पॉइंट्स मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रीड करेंगे और ये चैप्टर को मैं इन्हीं पॉइंट्स पे फिनिश करता हूँ।
आज के इस चैप्टर को मैं बेसिकली टेक्स्ट बुक के हिसाब से जैसे जैसे पॉइंट्स थे उसी के हिसाब से मैंने आगे बढ़ाया है। इसमें कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने अपने तरफ से नहीं दी है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये चैप्टर इस तरह से इन्फॉर्मेटिव है कि अगर उसके जिसको मैं आप लोगों को दिखा करके बता दूँ तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद चैप्टर फिनिश होने के बाद आपका ये होमवर्क होगा कि इन सारे पेजेस को या सारे चैप्टर को आप एक बार ज़रूर रीड करें, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आज का ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के इस चैप्टर से हमने भी बहुत कुछ सीखा होगा और नियर फ्यूचर हम उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, इन्हीं स्टेटमेंट के साथ आज का ये चैप्टर मैं फिनिश करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टडीज़ करते रहिए और ये मत सोचिएगा कि अगर स्कूल नहीं चालू है या और कुछ चीज़ें नहीं ओपन हो रही हैं तो आपको स्टडीज़ से हट जाना है। बिल्कुल नहीं, आप अपना दिमाग स्टडीज़ में लगाइए, क्वेश्चन आंसर याद करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ होती है आप हमें फ़ोन करके यहाँ क्लास में आके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।